वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी क्लास 8 हिस्ट्री का 5th पार्ट। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं द स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि द स्टोरी ऑफ द हैदर अली, द किंगडम ऑफ द मैसूर एंड आफ्टर दैट द स्टोरी ऑफ द टीपू सुल्तान एंड फोर एंग्लो मैसूर वॉर के रिलेटेड हमने पढ़ा था। एंड इट वाज इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1799 दैट मैसूर वाज मेड ए सब्सिडरी स्टेट और टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन 1799। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मराठा एम्पायर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मराठा एम्पायर था इट वाज द पावरफुल एम्पायर, और इनकी कोशिश थी कि दिल्ली पर कब्जा किया जाए और दिल्ली को अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठा लाया जाए। लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है इन 1761 में, अहमद शाह अब्दाली के जरिए ये जो मराठास थे इनको डिफीट दी जाती है 1761 में। यह हम याद रखेंगे थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत 1761 में। अब ये जो मराठास थे इनका जो एम्पायर था, इनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो इस तरह से, मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स एंड दी चीफ्स वर कॉल्ड एज सरदार्स। ये जो मराठास थे इनका जो एम्पायर था, इनकी जो सल्तनत थी ये डिवाइडेड थी डिफरेंट टेरिटरीज में या डिफरेंट स्टेट्स में, और हर एक स्टेट का एक एक चीफ हुआ करता था जिस चीफ को हम सरदार के नाम से जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, सिंधिया रूल कर रही थी इन द ग्वालियर रीजन, होलकर रूल कर रही थी इन द इंदौर रीजन, गायकवाड़ रूल कर रही थी इन द बड़ौदा रीजन एंड भोसले रूल कर रही थी इन द नागपुर रीजन। तो ये चार टेरिटरीज थी जहां पर चार रूलर्स थे, चार चीफ्स ऑफ द मराठा एम्पायर थे, जिन चीफ्स को अभी हमने याद रखा, दे वर नोन एज सरदार्स। उसके बाद चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा। उसे हम प्रिंसिपल मिनिस्टर के नाम से भी जानते थे, और ये जो प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था ही वाज बेस्ड इन पुणे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स हमने पढ़ी, चार स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा और चार रीजन्स पर ये रूल कर रही थी, इनको एक कन्फेडरेसी के जरिए जोड़ा जाता था या इन पर एक सुप्रीम रूल हुआ करता था, जिस सुप्रीम रूल को हम कन्फेडरेसी के नाम से जानते थे। और यहाँ का जो सुप्रीम लीडर था वो पेशवा के नाम से जाना जाता था, और इस पेशवा को हम प्रिंसिपल मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो पेशवा था ये पुणे महाराष्ट्र में रहा करता था। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मीन्स कि ये जो डिफरेंट रूलर्स यहाँ पर थे, डिफरेंट रीजन्स में रूल कर रहे थे, इनको एक अलायंस के जरिए या इनको एक पैटर्न के जरिए जोड़ा जाता था। उस अलायंस या उस पैटर्न को हम कन्फेडरेसी के नाम से जानते थे। यहाँ पर इनका एक सिंगल रूलर होता था जो इन सभी स्टेट्स या जो इन सभी रूलर्स का हेड होता था, उसे पेशवा के नाम से जाना जाता था या उसे प्रिंसिपल मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। ये जो प्रिंसिपल मिनिस्टर था ये पुणे में लोकेटेड था या पुणे में बेस्ड था। होप आपको सही तरह से अब समझ आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आप याद रखोगे जो महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस थे, दे वर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स। दैट मीन्स कि जो मराठा एम्पायर था इसमें दो नाम आप याद रखोगे, और ये आप कभी नहीं बोलोगे, ये आपको हमेशा याद रखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब कंपिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है। महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस, दीज वर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स जिनका नाम मराठा एम्पायर में था, या हम ये कहेंगे जिनकी वजह से जो मराठा एम्पायर था इसकी पोटेंशियल बरकरार थी, या ये जो मराठा एम्पायर था ये इंटैक्ट था, ये पावरफुल था, और इसकी जो पोटेंशियल थी वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। ये जो टू फेमस सोल्जर्स मराठा एम्पायर हैं ये आप याद रखोगे। यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, ये होते हैं महादजी सिंधिया और ये होते हैं नाना फडनीस। नो डाउट ये जो मराठा एम्पायर था इट वाज मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि ये जो मराठा पावर है इनको आसानी से हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक पावरफुल एम्पायर था और ये मराठाज ही थे जब
मैसूर वार हुआ था 1792 में, जिसमें से टीपू सुल्तान के जो दो बेटे थे उनको होस्टेज में रखा गया था कंपनी के जरिए। यही मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद थे जिन्होंने उस वक्त टीपू सुल्तान के खिलाफ खड़ा हुए थे और कंपनी का सपोर्ट किया था। इनको यहाँ पर लगा था कि मराठास जो हैं ये सेफ जोन में हैं, इन पर कंपनी के जरिए हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम इन पर भी हमला किया जाता है। फ्रॉम लेट 18th century द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड द मराठास। लेकिन जब लेट 18th सेंचुरी का वक्त आता है, ये जो मराठा एम्पायर होता है, कंपनी के जरिए हर एक कोशिश की जाती है कि इन पर कंट्रोल रखा जाए। एंड फाइनली वक्त आता है कि जब डिफरेंट एंग्लो मराठा वार्स लड़े जाते हैं, फाइनली जो लास्ट एंग्लो मराठा वार थी उसके जरिए से जो मराठा एम्पायर था, जो मराठा सिटरंग थी, जो मराठा पोटेंशियल थी, उसको क्रश करके पूरे मराठा एम्पायर को तबाह किया जाता है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं वार्स विद मराठास। ये जो मराठास थे इनसे कितनी जंग लड़ी गई और किस तरह से इनको यहाँ पर डिफीट दी जाती है। मराठास वायर नॉट डिफीटेड इन ए सिंगल वार। एक ही जंग में या एक ही दिन में मराठा और कंपनी के दरमियान जंग होती है और इनको डिफीट दी जाती है, ऐसा मुमकिन नहीं था। इसका मतलब ये था कि कंपनी के जरिए मराठा एम्पायर को कंपनी सिर्फ एक जंग में ही हरा नहीं पाती है। कंपनी सबड्यूड मराठास इन ए सीरीज ऑफ वार्स। बहुत सारी जंगें लड़ी जाती हैं और फिर ही मुमकिन हो पाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मराठास को डिफीट दी जाती है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, इसमें हम याद रखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है 1775 टू 1782 तक लड़ी जाती हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पर क्लियर विक्ट्री किसी भी एक हरीफ को नहीं मिलती है और वहां पर उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन की जाती है। इस ट्रीटी ऑफ सलबाई के मुताबिक कंपनी एग्री करती है कि 20 ईयर्स तक हम एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं, मीन्स कि 20 साल तक कंपनी के जरिए मराठा एम्पायर पर हमला नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि कंपनी ने एक मोहलत ली यहां पर और कंपनी अब सही तरह से स्ट्रांग होकर मराठास पर दोबारा हमला करना चाहती थी। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1782 तक होती हैं। इसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं होती है। ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन होती है जिसमें 20 साल तक जंग बंदी का ऐलान किया जाता है, मीन्स दोनों पार्टीज एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगी। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार साइन किया जाता है 1803 टू 1805 तक ये जंग रहती है। यहां पर आप वाज की जगह वार रीड करोगी। ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन द वॉर। ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वार होती है इसमें जो ब्रिटिश थे, जो कंपनी थी, उनको यहाँ पर विक्ट्री गेन होती है और ब्रिटिश कुछ टेरिटरीज वो थी जो उड़ीसा में मराठा एम्पायर के पार्ट था, जो आगरा में मराठा एम्पायर का पार्ट था, जो दिल्ली में मराठा एम्पायर का पार्ट था। ये जो टेरिटरीज थी ये छीनी जाती है मराठा एम्पायर से, ये पार्ट ऑफ द कंपनी और पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाई जाती हैं। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार में किसी हद तक हम ये कहेंगे कि जो मराठा एम्पायर था वो कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया, लेकिन कुछ टेरिटरीज वो थी जो मराठा एम्पायर से छीनी गई और पार्ट ऑफ द कंपनी बनाई गई। इसी तरह से जो थर्ड एंग्लो मराठा वार लड़ी गई 1817 टू 1819, ये एक मेजर एंड डिसाइसिव बैटल लड़ी गई थी, मीन्स ये एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। इसमें जो मराठा पावर था इसको कंप्लीटली क्रश किया जाता है, एंड फाइनली द पेशवा वाज रिमूव्ड। जो पेशवा था, द पेशवा वाज रिमूव्ड। जो पेशवा अभी हमने पढ़ा, बेस्ड इन द पुणे विच वाज द प्रिंसिपल मिनिस्टर ऑफ ऑल द कन्फेडरेसी, इसको बेचा जाता है बितौर, और ये जो बितौर है कानपुर यूपी में है विद अ पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पेशवा को किल नहीं किया गया बल्कि उसको ट्रांसफर किया गया टू अदर टेरिटरी, और जो पेशवा शिप था, जो पेशवा का पावर था, ये कंपनी ने अपनी कंट्रोल में रखा
और ये जो पेशवा था इसको कहीं दूसरी जगह पर बेचा जाता है विद ए पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशन की बुनियाद पर ही जो पेशवा की पोजीशन थी वो यहाँ पर कंपनी को मिलती है। और कंपनी इस तरह से थर्ड बैटल ऑफ, इस तरह से जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817 टू 1819, इसमें कंपनी के जरिए जो मराठा पावर था इसको कंप्लीटली क्रश किया जाता है। होप सभी कंसेप्ट्स जो थे रिलेटेड टू मराठा वार, इन सभी कंसेप्ट्स को आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अब कंपनी के जरिए डिफरेंट पॉलिसीज लाई जाती हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिश कंट्रोल है इसको एक्सपेंड किया जाए और किस तरह से ज़्यादा टेरिटरीज को अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन लाया जाए। इसमें से हमने पढ़नी है द क्लेम्ड ब्रिटिश पैरामाउसी। ये जो ब्रिटिश पैरामाउसी थी इट वाज ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड हेस्टिंग। इसका मतलब ये था पैरामाउसी, पैरामाउंट मीन्स सुप्रीम, company's power is supreme and what it will do will be justified on the basis that company is powerful। कंपनी का पावर सुप्रीम है और कंपनी का पावर सुप्रीम होने के बावजूद जिस भी टेरिटरी पर कंपनी कब्जा चाहेगी कर सकते हैं। यही है क्लेम तो ब्रिटिश पैरामाउसी। तो समझने की हम कोशिश करते हैं। pursued an aggressive policy of territorial expansion। 19th सेंचुरी से हमने क्या समझा कि कंपनी के जरिए एक कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनेक्स किया जाए। और ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था ये हमने पढ़ा था कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी बंगाल को ख़त्म किया जाता है, या हम कहेंगे बैटल ऑफ बक्सर के जरिए बंगाल पर कंप्लीटली कंट्रोल किया जाता है। जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है तो मैसूर को कंप्लीटली अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश लिया जाता है। इसी तरह से जब थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है तो यहाँ पर भी जो मराठा एम्पायर था इसको क्रश करके इसको यहाँ पर अपनी कंट्रोल में लिया जाता है। तो बहुत सारी कोशिश की गई या बहुत सारी पॉलिसीज की गई या कहीं पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के जरिए, कहीं पर डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के जरिए जो ब्रिटिश टेरिटरी थी इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की गई। अब पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउसी हम समझने की कोशिश करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहां पर आप याद रखोगे ये जो हेस्टिंग्स हैं ये दो नाम थे। एक वैरन हेस्टिंग थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये यहाँ पर जो बात हो रही है लॉर्ड हेस्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग था ये गवर्नर जनरल इंडिया में रही थी फ्रॉम 1813 टू 1823। कंपनी claimed that its authority was paramount and supreme। कंपनी क्लेम कर रही थी कि its authority was paramount and supreme। इसका मतलब ये था कि कंपनी का रूल सबसे पावरफुल रूल है। hence its power was greater than of the Indian states। तो hence जब कंपनी की अथॉरिटी सुप्रीम है तो कंपनी का पावर भी है मोस्ट पावरफुल देन दोज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट्स, तो अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। इस बात पर कि इंडियन टेरिटरी के जो रूलर्स हैं या इंडियन स्टेट्स जो हैं वो इंफीरियर पोजीशन रखते हैं और ब्रिटिश रूल जो है या कंपनी रूल जो है वो सुपीरियर पोजीशन रख सकते हैं। इस बुनियाद पर जब ब्रिटिश अथॉरिटी पैरामाउंट है, जब ब्रिटिश अथॉरिटी सुप्रीम है, इस बिना पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम किसी भी स्टेट को एनेक्स कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को कब्जा कर सकते हैं या धमकी देकर किसी भी इंडियन किंगडम को हम कब्जा कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। और ये जो प्रोसेस थी ये चलती गई और इसके जरिए भी बहुत सारी टेरिटरीज वो थी जिनको एनेक्स किया गया, जिन पर कब्जा किया गया कंपनी के जरिए। हाउएवर दिस प्रोसेस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। लेकिन ये आप याद रखोगे ये जो प्रोसेस थी ये अनचैलेंज्ड नहीं थी, कहीं कहीं पर बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी हर्डल्स का फेस करना पड़ा कंपनी को ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउसी। चैलेंजेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। चैलेंजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एक्सपेंशन, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को जब अपनी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउसी ये इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी।
ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ किटोर इन कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट में एक रीजन है किटोर, जब उसे कब्जा करने की बारी आई थी वहां पर एक रानी चन्नम्मा थी। शी टुक आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। तो जब किटोर रीजन ऑफ कर्नाटका को कब्जा करने की कोशिश की गई कंपनी के जरिए, यहाँ की जो रानी थी उनका नाम था रानी चन्नम्मा, इन्होंने यहाँ पर हथियार उठाए और एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट की गई। तो फाइनली ये जो रानी चन्नम्मा थी, शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 बाय द ब्रिटिशर्स एंड फाइनली डाइड इन प्रिजन इन 1829। लेकिन ये जो रानी चन्नम्मा थी इसको अरेस्ट किया जाता है ब्रिटिश रूलर्स के जरिए एंड फाइनली 1829 में प्रिजन में ही मीन्स जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो रेसिस्टेंस मूवमेंट रानी चन्नम्मा के जरिए स्टार्ट की गई थी, ये रानी चन्नम्मा के डेथ के बाद खत्म नहीं हुई। लेकिन एक पर्सन था, इसका नाम था राइना। He was a poor चौकीदार of संगोली in कितौर carried on the resistance। तो उसके बाद ये जो रायाना था, इसने जो रेसिस्टेंस स्टार्ट की गई थी रानी चन्नम्मा के जरिए, रायाना ने कंटिन्यू रखी और फाइनली ही वाज आल्सो कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1830। लेकिन इसको भी पकड़ा जाता है और फाइनली इसको भी फांसी दी जाती है ऑन द इशू ऑफ दिस किटोर। और किटोर जो रीजन था इसको यहाँ पर एनेक्स किया जाता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि रानी चन्नम्मा जो है ये किस तरह से एक सुप्रीम अथॉरिटी थी, या इसमें कितनी पोटेंशियल थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ इन्होंने रेसिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट की और अपनी जान तक भी दी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वरीड विद द रशियन एक्सपेंशन। अब यहां पर आप याद रखोगे, ये जो यहां पर आप रीजन देख रहे हो ये रशियन टेरिटरी है और रशिया और ब्रिटेन की नहीं बनती थी। अब रशिया की कोशिश ये रहती थी कि जो ब्रिटिश की डिफरेंट कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, ये कोशिश करते थे कि अब ब्रिटिश को इन कॉलोनीज में ही हराया जाए। इसलिए इस रशियन एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ब्रिटिशर्स के जरिए। रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि ये जो रशिया है ये अपनी पोजीशन एक्सपेंड करना चाहेगा, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहेगा और हम पर हमला करना चाहेगा। तो हो सकता है कि इंडिया की टेरिटरी में ये इंटर हो सके नॉर्थ वेस्ट से। मीन्स ये यहाँ पर जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है, इस अफगानिस्तान के जरिए जो रशियन एक्सपेंशन है वो हो सकता था। और इसका जो डर था ये कंपनी को था, और अब इस डर से बचने के लिए ये क्या करेंगे। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब इस एक्सपेंशन से बचने के लिए कंपनी के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए कंपनी के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक रास्ता था, वो ये था कि ये जो अफगानिस्तान का रीजन है या ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन था, उस वक्त पाकिस्तान भी एक पार्ट ऑफ इंडिया था, इस पर कब्जा किया जाए। जब इस पर कब्जा किया जाए तो ये जो रशियन इन्वेजन था इसको रोका जा सकता था। अब कंपनी की यही कोशिश थी, अब ब्रिटिशर्स की यही कोशिश थी किस तरह से ये जो रशियन एक्सपेंशन है, ये जो रशियन एडवांसमेंट है, इसको किस तरह से रोका जाए। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1842। तो जंग लड़े जाते हैं अफगानिस्तान के साथ 1838 टू 1842, तब ही मुमकिन हो पाता है कि अफगानिस्तान को टेक ओवर या कब्जा किया जाता है ब्रिटिशर्स के जरिए। सिंध पर कब्जा किया जाता है उसके बाद ही 1843 में। और नेक्स्ट जो नंबर था इट वाज ऑफ द पंजाब, मीन्स अब पंजाब को एनेक्स करने की बारी थी। लेकिन पंजाब को टेक ओवर करना या पंजाब को एनेक्स करना इनके लिए आसान नहीं था। अब ये आसान क्यों नहीं था, बिकॉज यहाँ के जो रूलर थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सिख एम्पायर और मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द पंजाब। और इसके चलते हुए ये जो कंपनी थी, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये पंजाब पर हमला नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या हो जाता है,
आफ्टर हिज डेथ इन 1839, ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे इनकी डेथ हो जाती है 1839 में। टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम, दो जंगें लड़ी जाती हैं सिख किंगडम के खिलाफ, और जिसके बाद ये जो पंजाब होता है इसको एनेक्स किया जाता है, इसको पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी बनाया जाता है। यहाँ पर आप याद रखोगे 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह जो थे इनकी जब डेथ हो जाती है, इनके बाद जो रूलर्स बनते हैं वो वीक एंड इनकम्पिटेंट रूलर्स थे, और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स विद इन द सिख एम्पायर क्रिएट हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो सिख किंगडम था ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता है, और उसके बाद जो लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर थे दिलीप सिंह बनाए जाते हैं। और दिलीप सिंह जो था ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे उन पर काबू नहीं पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एंग्लो सिख वॉर लड़ी जाती हैं, एंग्लो सिख बैटल्स लड़ी जाती हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो सिख किंगडम था इसको भी एनेक्स किया जाता है कंपनी के ज़रिए। इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा किस तरह से जो मराठा किंगडम था पावरफुल किंगडम था, और इस पावरफुल किंगडम को भी 3 जंगों के बाद हराया जाता है और इसको भी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया जाता है। उसके बाद हमने पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी के बारे में पढ़ा था। ये जो ब्रिटिश पैरामाउंसी की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के मुताबिक ब्रिटिशर्स का कहना था कि हमारी अथॉरिटी, हमारा पावर सुप्रीम है, और इस बिना पर हम कभी भी किसी भी स्टेट को एनेक्स कर सकते हैं, और हम ये इस बात पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन सुप्रीम है। इसके चलते हुए बहुत कोशिश की गई डिफरेंट स्टेट्स को एनेक्स करना, और इस तरह से जो पहला चैलेंज इनको फेस करना पड़ा किटोर कर्नाटका में फेस करना पड़ा, जहां पर जो रानी चन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनको 1824 में अरेस्ट करके फाइनली जेल में ही उनकी डेथ हो जाती है। और उनके बाद जो बाकी जो फॉलोवर्स उनकी थी उनमें से रयाना थी जो एक पुअर चौकीदार थी, इन्होंने रानी चन्नम्मा की जो रेसिस्टेंस थी उनको कंटिन्यू रखा, लेकिन इसको भी पकड़ करके 1830 में ख़त्म किया जाता है। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स की कोशिश थी कि जो रशियन एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट से हो रही थी इसको किस तरह से रोका जाए, और फाइनली कोशिश ये थी कि जो अफ़गानिस्तान है या जो नॉर्थ वेस्ट साइड है उसको स्ट्रांग बनाया जाए। और इसी कोशिश में जो कोशिश की गई वो ये थी कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था इंडिया का वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो अफ़गानिस्तान के साथ बिटवीन 1838 टू 1848 जंगें लड़ी जाती हैं, तभी मुमकिन हो पाता है कि अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया जाता है। इसके बाद सिंध को भी ओवरटेक करके 1843 में पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया जाता है। पंजाब की अब बारी थी, लेकिन पंजाब में इनके लिए आसान नहीं था जीतना। यहाँ के जो महाराजा थे रंजीत सिंह पावरफुल एम्पायर थे, और फाइनली इसका वेट कर रहे थे कब इसकी डेथ हो जाएगी। 1839 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो रूलर्स बनते हैं वो इनकम्पिटेंट रूलर्स थे। फाइनली लास्ट पर जो रूलर बनते हैं सिख एम्पायर के वो दिलीप सिंह होते हैं, वीक रूलर होते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जंग लड़ी जाती है सिख किंगडम के साथ, एंड फाइनली सिख किंगडम को भी हराकर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया जाता है। होप सभी कंसेप्ट्स आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। We will be back in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah.